फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोस में देखेंगे हम संसद के विषय में पढ़ेंगे। संसद तीन लोगों से तीन जो मेजर है पार्ट्स हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम पूरी संसद के बारे में बात करेंगे। हमने राष्ट्रपति के विषय में पहले पढ़ लिया था। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक, अब अलग से पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियोस का। पहला यहाँ जो खंड है संसद, जो पार्लियामेंट हमारी है। पार्लियामेंट की बात करें हम तो ये इसके तीन अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं या इसी को प्रथम सदन कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं या इसी को द्वितीय सदन कहते हैं और ये अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, ध्यान रखिएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक 2/3 सदस्य जो है द्वितीय वर्ष जो है रिटायर होते हैं। तो इन सब की चर्चा होगी, आगे होगी। अभी राष्ट्रपति सहमति से बिना कोई बिल पास नहीं होता, मतलब राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई बिल एक्ट के रूप में या अधिनियम के रूप में जो है पारित नहीं होता। यदि राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर ना करे तो राष्ट्रपति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इनके अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद चूंकि महत्वपूर्ण है तो 79 नंबर में ये कहा गया है कि भारत की एक संसद का गठन के विषय में बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी और इसका उल्लेख 79 में किया गया है। 80 में राज्यसभा की बात की गई है कि राज्यसभा का गठन होगा। 81 में बताया गया कि लोकसभा की कैसी संरचना होगी, उसके बारे में बताई गई। 82 में बताया गया जनगणना के बाद समायोजन। 83 में सदनों की अवधि। 84 यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 79, 80 और 81 के बाद 84 योग्यता है, चूंकि जो सदन की योग्यता, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों सदस्यों की अलग अलग योग्यताएं हैं, तो उनके बारे में। फिर 85 भी महत्वपूर्ण है, सत्र, सत्रावसान व विघटन। कौन करेगा? सत्र का आहूति करेगा, सत्रावसान करता है, विघटन करता है, जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है। 86 में दोनों सदनों को संबोधित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 86 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है जब कभी कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसपे राज्य सभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त, तो उस समय राष्ट्रपति वहां संबोधन करता है। इसके बाद 87 में कह रहा है विशेष संबोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 88 में मंत्री व अटॉर्नी जनरल का अधिकार दिया गया है। 89 में कहा गया है राज्यसभा सभापति या उपसभापति के विषय में। फिर 90 में सभापति का त्यागपत्र या पदस्थता कैसे होती है। फिर 91 में उपसभापति की शक्तियां बताई गई है। हमने आपको बताया था कि उपसभापति या सभापति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है आपका उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विषय में। 94 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 94 में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पद यदि रिक्त होता है तो कैसे उसकी भरपाई होगी। इसके बाद 97 है वेतन भत्ते, जिसमें सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। 98 में सचिवालय के विषय में बताया गया है, संसद सचिवालय के बारे में। तो ये तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद के बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा की प्रथम बैठक पूछा जाता है कब आयोजित की गई थी, तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई, जिसमें अगर हम बात करें
लोकसभा की संरचना की, तो कुल 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 400 जो है 545 सदस्य जो है इसमें अभी चुनकर गए हुए हैं। ठीक, जिसमें से कुल राज्यों से जो है 530 सदस्य चुने जाते हैं, बाकी 20 संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो इस तरह से कुछ 50 जो है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो वर्तमान में 543 का निर्वाचन हुआ है, 2 मनोनीत हुए हैं। 104वें संशोधन द्वारा है आंग्ल भारतीयों को, जो पहले इसमें मनोनीत होते थे, वो अब हटा दिया गया है, इसलिए 2 रिक्त और खाली हो गई, कुछ नहीं तो 45 हुआ करते थे, 545 अब 243 है, दोनों को हटा दिया गया है। प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1951-52 के बीच में प्रथम आम चुनाव किया गया था। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक जो है उसकी आयु होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, यदि लोकसभा बीच में विघटित नहीं होती है तो। आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष का विस्तार, परंतु आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, परिसीमन की बात करें तो प्रत्येक गणना के पश्चात पुनः परिसीमन लोकसभा सीट व राज्यसभा के निर्वाचन सीटों का किया जाता है। पहला परिसीमन 1952 में जो है किया गया था। 2026 तक संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा 84वें संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा पारित किया गया। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं कि राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को हुई थी। ये अस्थायी सदन है, विघटित नहीं होती, आपको बता रहे थे हम। संरचना की बात करें अगर इसकी, तो अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 250 हो सकती है, जिसमें से 238 चयनित होते हैं। 238 चयनित, 230 सदस्य चयनित में से राज्यों से और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। वहीं बात करें 12 मनोनीत सदस्यों में से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित 4 जो क्षेत्र हैं, इनसे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 245 सदस्य जो है चुने गए हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्य से और 8 यूनियन टेरिटरी से हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें तो 3 सदस्य जो है राज्यसभा के दिल्ली से, 1 सदस्य पुडुचेरी से और 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से चुने जाते हैं। अब निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन 84 में कहा गया है कि इसके निर्वाचन की पद्धति बताई गई है। तो राज्यसभा के जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ये बार बार प्रश्न आता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें शामिल नहीं होते, यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, सॉरी हमने पहले 2/3 बता दिया था। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है क्या करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, पुनः निर्वाचन और मनोनयन के लिए पात्र हो जाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की राज्यवार सीटें QR कोड्स, अच्छा सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की बात अगर हम करें तो सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से। ठीक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 108 के तहत बैठक बुलाना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रेंड्स। ठीक, संसदीय समितियों में सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, बैठकों का स्थगन, ठीक, निर्णायक मत का अधिकार होता है। एक लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर फर्स्ट यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे
अच्छा फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ। फर्स्ट प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में अगर बात करें तो ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद पद रिक्त की बात करें तो अध्यक्ष का पद रिक्त या त्याग यदि करना होगा, अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंप कर जाता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है नहीं करता तो उपाध्यक्ष लोकसभा की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। अगर उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति होगी तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद बात करें तत्कालीन सदस्यों के द्वारा पारित हुए बहुमत से अब कोई भी सदस्य को 14 दिन से पूर्व सूचना दिए बिना उसे हटाया नहीं जा सकता, ये बात याद करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा भंग होने के बाद की अध्यक्षता अगली लोकसभा की बैठक तक होती है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इसका किया जाता है। आम चुनाव जैसे ही खत्म होता है, चुनाव के बाद एक प्रोटेम अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति होती है जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर तब तक बना रहता है जब तक अस्थायी स्पीकर्स का चुनाव नहीं हो जाता। कार्य की बात करें, नवनिर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाना, नए स्पीकर का चुनाव करना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सभापति या उपसभापति अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति सभापति उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। उपसभापति पद रिक्त त्यागपत्र व अपदस्थता मतलब पद से त्याग करने के लिए सभापति को राज्यसभा के बहुमत से ही क्या करना पड़ता है? पद त्याग करने होते हैं। सभापति या उपसभापति के अब्सेंट होने के बाद 10 लोगों की समिति की में से कोई एक व्यक्ति जो है उसकी अध्यक्षता करता है, या फिर सभापति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किसी को अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। विचाराधीन की है कि इसके अपदस्थ हो जाने के बाद सभापति उपसभापति अध्यक्ष नहीं रह जाता। ठीक है। संसद सदस्य की बात करें, वेतन भत्ते की बात करें, संसद सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं संसद द्वारा निर्धारित भारत की संचित निधि से जो है भारित होता है। शपथ इसे तीसरी अनुसूची के तहत जो है शपथ दिलाया जाता है। पागल अयोग्यता अगर की बात करें इसकी योग्यताओं में तो अनुच्छेद 102 में कहा गया पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष से ज्यादा सजा नहीं हो ऐसे व्यक्ति को। 60 दिन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों की बात बता रहे हैं। 2 वर्ष से ज्यादा सजा ना हो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बने रहने की योग्यता होती है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की 30 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। दल बदल अनुसूची के तहत 52वां संशोधन जो 1985 किया गया 10वीं अनुसूची दल बदल अनुसूची से संबंधित है। दल बदल की शर्तें क्या थी उस समय निर्धारित की गई कि स्वतंत्र सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल, मनोनीत सदस्य किसी दल में 6 महीने बाद, हिप व्हिप न मानना, किसी सांसद का अन्य दल में शामिल होना, अपवाद 2/3 सदस्य शामिल या पार्टी विलय कर सकते हैं, ये अपवाद है। दल बदल अयोग्यता की निर्णय पीठाधीन अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। सदस्यों की अयोग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी अयोग्यता को चुनाव आयोग के सलाह पर जो है आयोग घोषित करता है अनुच्छेद 103 के तहत। प्रथम वाद की बात करें तो उतना महत्वपूर्ण नहीं। विशेषाधिकार क्या है? संसद में बोलना कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध वाद योग्य नहीं है। सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन
पहले या बाद गिरफ्तारी नहीं होनी, दीवानी मामले किसी पर नहीं होने चाहिए, फौजदारी मामले में गिरफ्तारी संभव यहाँ पर नहीं है। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, तो 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र जो फरवरी और मई के बीच में होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, इसके बाद होता है शीतकालीन सत्र जो सबसे छोटा सत्र होता है जो नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। ठीक, सत्र बुलाना या सत्रावसान करना, सत्र का विघटन करना, ये सब राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल का समय जो होता है 11 AM से 12 PM तक जो है प्रश्नकाल का समय होता है 1 घंटे। फिर उसके बाद होता है शून्यकाल का समय, 12 PM से 1 PM के बीच का जो समय होता है इसे हम शून्यकाल कहते हैं। ले, लेम डक लोकसभा सदस्य जो लोकसभा सदस्य हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें लेमन डक कहते हैं, अमेरिकी कांग्रेस से संबंधित है। सदन संबोधन व संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, नई लोकसभा पर राष्ट्रपति विशेष संबोधन करता है या 9 वर्ष के पहले सत्र में जो है राष्ट्रपति संबोधन करता है। साइने डाई की बात करें तो अगली तिथि घोषित किए बिना सदन का स्थगन कर दिया जाए तो उसे साइने डाई कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे संसदीय विधेयक की। तो अनुच्छेद 107 में विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक को पेश करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 107 के तहत किया जाता है। प्रमुख बिल की बात करें तो साधारण बिल क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है और संविधान संशोधन विधेयक बिल क्या होता है। साधारण विधेयक कोई विधेयक तब होता है जब उसमें सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक, 2 तरह के विधेयक इसमें सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक विधेयक 7 दिन के पूर्व जो है नोटिस दी जाती है, संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं निजी विधेयक जो है 30 दिन तक निजी सदस्यों द्वारा जो मंत्री नहीं है उनसे इस विधेयक पर चर्चा की जाती है। ठीक, अब तक बात करें संयुक्त बैठक की तो अब तक 3 बार कुल संयुक्त बैठक हो गई थी। एक दहेज प्रतिषेध बिल जो 1961 में आया था, इसके बाद बैंकिंग समिति कमीशन के लिए 1977 में, आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002 में करने के लिए जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। अब बात करेंगे धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से जो है पेश किया जाता है और इस पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष लेता है। केवल यह विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा में 14 दिन तक इसे रोका जा सकता है। 14 दिन बाद जो है पुनः इसे लोकसभा को लौटा दिया जाता है। यदि नहीं लौटाता है तो ये विधेयक, धन विधेयक जो है स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन में भी संयुक्त बैठक नहीं होती। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, सीमित शक्तियां इसमें है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति, लोकसभा से राज्यसभा की शक्ति इसमें सीमित है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से धन विधेयक आता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक, वित्तीय विधेयक की बात करें तो वित्तीय विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति और लोकसभा की अनुमति से जो है वित्त विधेयक पास होता है, जबकि साधारण विधेयक जैसा ये विधेयक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। विनियोग विधेयक की बात करें तो वोटिंग की अनुमति इसमें जो है अध्यक्ष की नहीं होती है। अनुच्छेद 114 कह रहा है अधिनियमन पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती है। ठीक, वोटिंग के समय कट मोशंस यानी नीति कटौती अपनाई जाती है। अनुदान घटाकर 1 रुपए की मांग की बात की गई है। आर्थिक कटौती से संबंधित हमारा प्रस्तावित कटौती के अनुरूप काम करना है।
टोकन कटौती से तात्पर्य 100 रुपए की कटौती का अनुमति जो होता है। विधेयकों पर सहमति, वीटो शक्ति नेगेटिव शक्ति के रूप में जानी जाती है। पूर्ण अनैतिक वीटो होता है, निलंबित वीटो होता है, जेबी या पॉकेट वीटो जो होता है 3 प्रकार का वीटो होता है। पूर्ण या आयांतिक जो वीटो होता है बिल निरस्त कर दिया जाता है। निलंबित वीटो होता है बिल को पास करना। फिर जेबी वीटो को कहते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, वीटो को उठाकर जेब में रख लेना। मतलब ज्ञानी जैल सिंह जो है डाकघर संशोधन विधेयक, इस प्रकार से विधेयक आता है और ज्ञान सिंह जैली जो उस समय के वो होते हैं राष्ट्रपति, वो विधेयक को उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। क्वालिफाइड वीटो एक है जो भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके तहत किया गया कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति तो है, लेकिन वीटो शक्ति जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा संसद के प्रमुख प्रस्ताव की। तो मूल प्रस्ताव, स्वयं से पूर्ण स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं रहना। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, इसमें कम से कम 50 विपक्षी सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पारित होने पर सरकार को अपना त्यागपत्र देना होता है। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा 1963 में लाया गया था, ठीक, जो नेहरू के खिलाफ पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद अब तक कुल 27 सार्वजनिक, 15 इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वीटो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर विश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है और इसमें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए ये विश्वास प्रस्ताव जो है लाता है। इसके बाद निंदा प्रस्ताव जो है, निंदा प्रस्ताव सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती। निंदा प्रस्ताव में प्रस्ताव का कारण बताना आवश्यक होता है। इसमें एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अपना त्यागपत्र देना होता है। स्थगन प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। स्थगन प्रस्ताव को, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लोक महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करने के लिए स्थगन प्रस्ताव होता है, जब सदन का स्थगन कर दिया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक होता है। सरकार त्यागपत्र नहीं लेकिन अपमानजनक इसमें फील करती है। इसके बाद प्रमुख संसदीय समितियां जो हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं, तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। प्रमुख संसद समितियां, क्योंकि संसद समितियों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे नेक्स्ट करेंगे, ज़्यादा देर की वीडियोस नहीं होती। थैंक यू दोस्तों।